नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान सामरावता गांव में हुए एसडीएम थपड़कांड के मामले को लेकर भाजपा नेता विजय सिंह बैंसला ने टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात में बैंसला ने चुनाव के दौरान हुए उपद्रव और उसके बाद के घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। साथ ही विजय सिंह बैंसला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने देखा कि चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों के लोग भी घटनास्थल पर मौजूद थे, जो कि एक विचारणीय विषय है। बैंसला ने कहा कि ये बात गंभीर है कि विधानसभा के न होकर भी लोग चुनाव के दौरान घटनास्थल पर मौजूद थे और ये उपद्रव का हिस्सा बन सकते थे। किस तरीके का मुलाकात रही, क्या अब आगे किस तरीके रहेगा? एसपी साहब से मुलाकात हुई। जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में मैंने प्रशासनिक तौर से जो सिचुएशन है उसके बारे में पता किया। बात हुई, लंबी बात हुई, डिटेल में बात हुई और अब मैं जा रहा हूँ। किस तरीके की बातचीत रही है, मतलब एक तरीके से इंसिडेंट कैसे हुआ, कितने लोगों को नुकसान हुआ, जो नुकसान हुआ वो बाहर की गाड़ियों में हुआ, लोकल गाड़ियों में हुआ, हमको ये भी समझना पड़ेगा। किस तरीके का उत्तराखंड में स्टील फैक्ट्रियों की ओर से बिजली चोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रीयवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने आरोप लगाया है कि इन फैक्ट्रियों से राज्य सरकार को हर साल 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बड़ा घोटाला है और इसमें शामिल अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। सेमवाल ने आरोप लगाया है कि बिजली चोरी की इस घटनाओं को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण राज्य को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से बिजली टैरिफ में 3 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को तुरंत कम करने और किसानों को 1 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी देने की अपील की। उत्तराखंड में जितनी स्टील फैक्ट्रियां हैं वो बिजली चोरी करके हर साल सरकार को 500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा रही है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि बिजली चोरी में शामिल तमाम अधिकारियों की और तमाम जितने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, इन सबकी ईडी और सीबीआई से जांच की मांग की है। दूसरा, हमने उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसीज हैं बिजली को लेकर के, उसमें संशोधन की भी मांग की है कि जैसे उत्तर प्रदेश में किसानों को और बिजली वालों को 1 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा वहाँ पे पिछले 7 सालों में टैरिफ नहीं बढ़ा, यहाँ पे 3 रुपए प्रति यूनिट टैरिफ बढ़ चुका है पिछले 7 सालों में। तो हमारी मांग है कि बिजली में सुधार किया जाए। ऊर्जा प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश है, 3 रुपए प्रति यूनिट जो बढ़ोतरी की है ये कम की जाए। जो बिजली में जो किसान हैं, जो अन्य लोग हैं, इनको 1 रुपए सब्सिडी दी जाए और लाइन लॉस को तत्काल कम किया जाए। उत्तराखंड पर्यटन नगरी मसूरी में वीकेंड पर हजारों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से चारों ओर जाम की स्थिति बनी रही। इसका सबसे अधिक प्रभाव लढ़ौर बाजार में देखने को मिला, जहां जाम से लोग परेशान होते रहे। इससे जहां स्कूली छात्र छात्राओं को सबसे अधिक परेशानी हुई, तो वहीं मुख्य चौराहे पर भी वाहन रेंगते नजर आए। 4 दुकान और लाल टिब्बा जाने वाले वाहनों से लगातार जाम की स्थिति बनी रही। वहीं चौक चौराहों से पुलिस भी नदारद नजर आई, जिसे हमने और हम अधिक विकराल रूप धारण करते हुए देखा। लोगों को घंटों जाम में जूझना पड़ा। स्थानीय व्यापारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि पहली बार इतना लंबा जाम देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार के व्यापार पर भी असर पड़ा है। पुलिस की कमी भी साफ देखी जा सकती है। स्थानीय व्यापारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि व्यवस्था सुधारने के लिए सभी लोगों को प्रयास करने होंगे। पर्यटक नगरी में पर्यटक आएंगे तो उनका स्वागत भी हम लोगों को ही करना होगा। इसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे। अक्सर जाम वीकेंड पे लगता ही रहता है, लेकिन आज तो ये हाल है कि सुबह 10:30 बजे से जाम लगा है और जाम टूटने का नाम नहीं लिया। गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही हैं और कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्लान नहीं है लंडौर बाजार के लिए। टोटली फेलियर मैं कहूँगा। कैंट बोर्ड ने अपनी चला रखी है, वो 10-10 गाड़ियाँ मलिंगार से ऊपर भेज रहे हैं उनके पुलिसकर्मी। 4 पुलिसकर्मी मलिंगार पे तो खड़े हैं, लेकिन बाजार में 1 पुलिसकर्मी नहीं है सहायता के लिए। 1 घंटे से ऊपर बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं बच्चे। सारी गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कोई पुलिसकर्मी मौके पे नहीं है। जाम हमने खरीदा हुआ है, जाम हमारी गलतियों की वजह से लगा है। जब मैं ही अपनी गाड़ी सड़क से नहीं हटाऊंगा,
जब मैं ही सड़क पे 2 फुट 4 फुट इंक्रोचमेंट करूंगा तो आप बताइए, सड़कें तो उतनी ही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी एक एंटरप्रेन्योर की वजह से एक लालटिब्बा जैसी मृत पाए जगह जो है वो चल पड़ी। अधिकतर जाम वीकेंड पे लगता ही रहता है, लेकिन भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल ने अपनी पार्टी और राजनीतिक रिश्तों में बड़ा मोड़ लिया है। बता दें कि भगवानपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपने ताऊ और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल से अलग होने की घोषणा की है। वहीं करुणा कर्णवाल ने मीडिया के सामने ये स्वीकार किया कि वे अब अपने ताऊ का साथ छोड़ रही हैं और जनता से माफी मांगते हुए क्षेत्र के विकास में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगी। इसी के साथ करुणा ने कहा कि भगवानपुर ब्लॉक के जितने भी विकास कार्य रुके हुए हैं उन्हें जल्द ही उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। ये सरासर किसका है ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा। हमारी पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और निश्चित रूप से बेटियों के साथ अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो किस तरह जवाबदेही बनेगी सरकार की भी और नेताओं की भी। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ देशराज कर्णवाल जी से, देशराज कर्णवाल को इस ब्लॉक में, करुणा कर्णवाल को इस कुर्सी पर सुबोध राकेश ने बिठाया है अपने बीडीसी सदस्यों के माध्यम से। ये देशराज कर्णवाल को अच्छी तरह पता है। उनको आप इस बारे में सवाल भी करना कि भाई जिस आदमी ने आपको उस व्यवस्था में लाके बिठाया आप उसी पे आरोप लगा रहे हैं। तो क्या बताऊँ, मैंने तो ये सोचा था कि देखो, मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी, कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूँगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने भी काम हैं मैं वो करूँगी। तो जी बस मैं क्या बताऊँ, उन्होंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे घर पुलिस भेज। टिहरी गढ़वाल सूचना विभाग में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसमें जिला सूचना अधिकारी और टिहरी प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों और स्थानीय प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकारों ने भाग लिया, जहां सभी लोगों ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी और सभी ने अपने अपने विचार रखे और अपने अनुभव से अवगत कराया। जिला टिहरी गढ़वाल में जिला अधिकारी सभागार में वन विभाग ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और डीएफओ वन विभाग ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सबसे ज्यादा शिकायत बंदरों के हो रहे आतंक और जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान को लेकर की। उन्होंने कहा कि मुआवजा वन विभाग को देना होगा, हम सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। गांव के आसपास जमी झाड़ियों और रास्तों का साफ सफाई करने का काम भी हमें ही करना होगा। तो काफ़ी आए हैं, लेकिन हमारा जो आकलन था कि हर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, हमारे जितने ब्लॉक प्रमुख हैं वो सब आएंगे, क्योंकि ये संवेदनशील मसला है। बाघ किसी को खा जाता है, किसी को घायल कर देता है, किसी को मकान बनाना है उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिल रही है। बंदरों का मसला है, बंदर घायल कर देते हैं, सुअर फसल को नष्ट कर देते हैं, कहीं रीछ जो है और बाघ जो है लोगों को जनहानि कर देते हैं। तो इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ जिलाधिकारी जी को भी और दोनों हमारे डीएफओ साहिबान को भी, कि उन्होंने इसमें बहुत सी जानकारियाँ, जिससे हम अपने को भी, अपनी फसल को भी और जनजीवन को भी बचा सकते हैं।
देखिए, आज वन विभाग के साथ बैठक की गई थी जिसमें कि जंगली जानवरों, बंदरों, जिसमें गुलदार, जंगली सूअर आदि की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, भले वो सुरक्षा से संबंधित हो या कृषि से संबंधित हो, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इसमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कई सुझाव भी प्राप्त हुए हैं और उनको भी हमने विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया है। क्या निर्णय हुआ है इसमें? देखिए, ये जो हमारे विधायक जी हैं, इनके द्वारा जो है समय समय पर बोला गया था कि आप ऐसी बैठक बुलवाइए जहाँ पे कि जो है खुल के जो है जनता की जो है समस्याएं हमें सुनने को मिले और सुझाव भी उनके बीच से आएँ और हम भी उस पर चिंतन मनन करें। तो आज पूरा विस्तृत तरीके से तो काफ़ी आए हैं। जनपद में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया है कि निकाय चुनाव संबंधी सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि नगर निकाय के सभी अधिशासी अधिकारी मतदेय स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शौचालय आदि का स्वयं निरीक्षण कर ले। जिन मतदेय स्थलों पर मरम्मत का कार्य आवश्यक है, उनका प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराएं। जो है आज नगर पालिका चुनाव को लेकर नोडल अधिकारी की बैठक में किस तरह की तैयारी? देखिए, अब चूँकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निरंतर पत्राचार किया जा रहा है नगर निकाय चुनावों को लेकर, तो उसी संबंध में आज सभी का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए स्ट्रांग रूम, मतदान पेटियाँ, वाहनों की व्यवस्था, सेक्टर मजिस्ट्रेट, संवेदनशील बूथों का निर्धारण करना, इन सब को लेकर चर्चा की गई और सभी को अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी पत्राचार राज्य निर्वाचन आयोग से किया जा रहा है उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि चुनाव एक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रक्रिया है, तो इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। इसलिए अभी से जो हमारी 10 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनमें चुनाव कराने के लिए जो तैयारियां हैं उसको जो है जेआर डेंटल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर दीपक वर्मा पर हमला करने और साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 14 नवंबर को 5 लोगों ने धारदार हथियारों से डॉक्टर दीपक वर्मा पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और 5 हमलावरों को गिरफ्तार किया। दिनांक 14/11 को परसों शाम को करीब 6:30 बजे सतराम चौक है अपने सिरसा के अंदर, वहाँ पे जेआर डेंटल केयर हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर हैं श्री दीपक वर्मा जी। तो उनके साथ उनके हॉस्पिटल के अंदर आगे 4 लड़कों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनके काफ़ी चोटें लगी, जिस कारण हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए और बयान के बाद FIR दर्ज की गई, जिसके बेस पर आगे तफ्तीश आरंभ की गई, जो SP साहब के दिशा निर्देशानुसार CIA की तथा हमारी पुलिस चौकी कीर्तिनगर की टीम ने संयुक्त रूप से इस पर कार्य किया, जिसके पश्चात हमने इस मुकदमा में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को काबू किया था और आगे फिर अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, उनको आज हम कोर्ट में पेश करेंगे। दिनांक 14/11 को परसों शाम को करीब 6:30 पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के दिशा निर्देश पर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस ने विधानसभा क्षेत्र में जुआ खेलने की सूचना पर कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक नंदन नायक के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई, जिसने जुआ खेल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके बाद पुलिस ने जानकारी मिलने पर तत्परता से घेराबंदी की और जुआ खेल रहे 5 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। बसना अनुविभागीय अधिकारी मनोज खांडे के निर्देशन में प्रशासन ने देर रात बसना के ग्राम
अंकोरी में 2 किसानों के घरों में अवैध रूप से भंडारण किए गए लगभग 879 कच्चा धान को जब्त कर लिया है। वहीं प्रशासन को सूचना मिली थी कि अंकोरी के इन दोनों किसानों के घरों में बिना उचित दस्तावेज के धान का भंडारण किया गया है। इसके बाद राजस्व टीम ने छापामार कार्रवाई की और जब दस्तावेज मांगे गए तो किसान इन्हें प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में खादी मंडपम को किया उद्घाटन। कहा पीएम विश्वकर्मा योजना से गांव का अवसर लोगों को रोजगार देने की कवायद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा भारत में बोडो समाज अमूल्य संपदा। असम से बोडो समाज आता है। असम सांस्कृतिक दृष्टि से पहले ही बहुत धनी प्रांत है। झारखंड विधानसभा चुनावों पर बोले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इस पर हमें भव्य सरकार बनानी है। अलीगढ़ के खैर में सीएम योगी का बयान। जो काम मुस्लिम लीग ने किया वही काम सपा कर रही। इनके काम को सफल नहीं होने देना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान। राहुल गांधी परिवारवाद की जिम्मेदारी के युवराज। उनके परिवार के लोग गरीबी हटाओ का नारा देकर देश को गरीब बना दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में शराब के मामले को लेकर लगातार राजनीतिकरण हो रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक कल्याणों में हाल ही में छत्तीसगढ़ की मौजूदा भाजपा सरकार ने नई उद्योग नीति लाई थी, जिसमें शराब को लेकर एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया था। सरकार ने एक ऐप लॉन्च कर शराब प्रेमियों के लिए मनपसंद शराब देने का ऑप्शन रखा था। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक नजर आ रही है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने नई उद्योग नीति का विरोध करते हुए कहा कि शराबबंदी को लेकर 15 साल तक भाजपा की सरकार ने विभिन्न मॉडल बनाए और विभिन्न राज्यों का भ्रमण भी किया, लेकिन शराबबंदी नहीं कर पाए। मौजूदा सरकार नीति को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अब शराब पिलाने के लिए ऐप लॉन्च कर रही है। क्या ये भी मोदी गारंटी में आता है? आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कोई भी ऐप लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने शराब पिलाने के लिए ऐप लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि पार्टी इसका जमकर विरोध करती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शराब को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से सरकार अपनी योजनाओं को पूर्ति के लिए, और सरकार के पास पैसा है ही नहीं, और दारू का रेट, शराब का रेट बढ़ाकर उनका ऐप लॉन्च कर इस तरह से जनता को लूटने का काम कर रही है। आखिर सरकार हर योजनाओं का लॉन्च केंद्र के बड़े नेता या प्रधानमंत्री से लॉन्च कराते हैं। क्या ये शराब का ऐप भी प्रधानमंत्री से लॉन्च कराएंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सरकार से। पहला चीज। दूसरा,
और क्या मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए क्या शराब का ऐप बनाकर क्या ये भी शराब पिलाने का छत्तीसगढ़ की जनता को गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर पानटेला में, हर होटल ढाबों में, रेस्टोरेंट में क्या ये भी शराब पिलाने की गारंटी है क्या? कांग्रेस सरकार पर आदिवासी समाज के उत्पीड़न और उनके अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया, उनका हक छीनने का काम किया है। वहीं भाजपा नेता ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में आदिवासी समाज को हमेशा अनदेखा किया गया, जबकि आज भाजपा सरकार के तहत आदिवासियों के हक की रक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में जनजातीय गौरव दिवस मनाकर आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। विष्णुदेव साय की सरकार में जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज आदिवासियों का सम्मान हो रहा है, जो कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी आदिवासियों का सम्मान नहीं हुआ। भूपेश सरकार में आदिवासियों के हक एवं अधिकार, रोजी रोटी सहित उनका आरक्षण भी छीन लिया गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने के लिए अर्थक प्रयास किए। वहीं 70 सालों से कांग्रेस की सरकार ने हमेशा आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास को छुपाने का काम किया, दबाने का काम किया। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के कोने कोने से आदिवासी गौरवशाली नायकों को खोजकर उनका सम्मान कर रहे हैं। ये आदिवासियों के लिए रायपुर पुलिस की ओर से नशे की रोकथाम को लेकर निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर नशे के खिलाफ पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर के विधानसभा के एक फार्म हाउस में हुक्का पिलाए जाने की सूचना पर रायपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश दी और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अब पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। थाना विधानसभा अंतर्गत जो सुविधा है वहाँ पे 10-15 फार्म हाउस है, जिसमें लगातार कई दिनों से हुक्का के संबंध में सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से वहाँ पर हुक्का पिलाने का काम कर रहे हैं। इसके संबंध में पहले भी वहाँ पर रेड किए थे और तो एक फार्म हाउस पे 15-20 हुक्का मिला था, लेकिन वहाँ पर जो पीने और पिलाने वाले हैं उस दिन वो भग गए थे, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था कौन कौन से। इसी सूचना पर फिर परसों रात मिली थी, जिसमें आदरणीय आईजी सर, आदरणीय एसपी सर के जो दिशा निर्देश मार्गदर्शन में कार्रवाई किया गया, जिसमें सीएसपी विधानसभा, सीएसपी अटालनगर और जितने भी जो टीम उनके साथ जा करके जो जहाँ पे सूचना मिली थी उस जगह पर रेड करने पर 7-8 लोग वहाँ पे हुक्का पीते हुए मिले थे और जिनको पकड़ करके थाना विधिवत लाया गया और जो तम्बाकू कोटपा अधिनियम है उसके तहत जो पीने वाले के खिलाफ और जो पिलाने वाले के खिलाफ पृथक से FIR करके कार्रवाई की गई है। और इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई करके जो मौके पर से 8 हुक्का जो पीते हुए मिले थे उनको जब्त किया गया है। सख्ती में अध्यक्ष और पार्षद के खिलाफ वार्ड वासियों ने मोर्चा खोल दिया है। मोहल्ले में लापता अध्यक्ष और लापता पार्षद के पोस्टर लगाए गए हैं। सख्ती नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में लगे नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद के खिलाफ वार्ड वासियों ने पोस्टर लगाए। वार्ड वासियों का कहना है कि 80 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन आज तक यहां सड़क नहीं बनी है। वार्ड के लोग खेत और पगडंडी से होकर नगर की ओर जाते हैं। उनका कहना है कि शासन प्रशासन से सालों से सड़क के लिए गुहार लगा रहे हैं, अब वो थक चुके हैं। अब वार्ड वासियों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। हमारे यहाँ हमन बार हो गया अधिकारी मन कर जात हन रोड पर, कोई हमला देखे नहीं आते ना। पार्षद चुनाव के बाद हम एक बार हमार मोहल्ला में आए नहीं है, जेकर वजह से हम लापता लिखा। यहाँ हमार पारा में रोड नहीं है, जेकर वजह से लड़का मला स्कूल जाए बा और जो बुजुर्ग है ते मला अस्पताल जाए बा, जो गर्भवती है ते मला अस्पताल जाए बा, भारी दिक्कत आते। राशन पानी पर भी दिक्कत आते। लापता हो गए हैं मन, पता नहीं है मन के रोड के बारे से रेंगत हन उती जात हन, तो कोई भी अध्यक्ष आते न पार्षद आते न कलेक्टर आते। 1.5 साल हो गए न जात हन आत हन, तब बोले चले देखेंगे, चलो देखेंगे कहा थे, देखते छे अभी तक ले। अध्यक्ष भी लापता हो गए है, पार्षद भी लापता हो गए। अपन अपन काम करवाए सब आ जाते, तो ओकर बाद उमन के काम निपटते
ओकर बाद हमार कर कोई पुछारी नहीं रहे। समस्या है कि ना जो भी काम करवाथन ना करवाए बा हाँ बोल देते, ओकर बाद कोई कुछ हो ना। मुख्य समस्या है कि रोड के कारण हर चीज कतना कांट होए हमार गाँव में हमन जाना। सड़क नहीं है, सड़क एक दाना नहीं है। अभी तक हो गए सड़क के खाली बातचीत होते, हर साल हमला मतलब ठगत जाते, तेकरे बा हमन ना लापता के पोस्टर लगवाए हैं। हमारी छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साफ ने पत्रकारों से बातचीत की और इसे प्रदेश के लिए लाभकारी बताया। वहीं उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति 2024 से 2030 तक प्रदेश भर के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। खासकर अनुसूचित जाति जनजाति और प्रदेश के युवाओं के लिए इस नीति से बड़े फायदे की संभावना है। अरुण साफ ने ये भी बताया कि इस नीति को उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। अधिकारियों ने इसे ओपन बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वहीं उनका कहना था कि इस नीति से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राज्य की वर्तमान परिस्थिति पर पूरी तरह से विचार करके नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 छत्तीसगढ़ सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी के मार्गदर्शन में बनाया है कि हमारा उद्योगों का विकास केवल कुछ एक एरिया तक सीमित न रहे। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग गरीब गांव के लोगों का शोषण लगातार होता रहा और आज कांग्रेस के नेता इस प्रकार से बात करते हैं, उन्हें इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। भिलाई में नकली पनीर बनाने वाले एक फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है ये फैक्ट्री दुर्ग जिले के कुम्हारी से अहिवारा रोड पर स्थित है, जो कि पिछले 4 महीने से संचालित की जा रही थी। दरअसल इस फैक्ट्री में स्कीम्ड मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और अन्य अमानक तेल को मिलाकर नकली और खटिया पनीर का निर्माण किया जाता था। उसे बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से लगातार खाद्य विभाग को ये शिकायतें मिल रही थी कि त्योहारी सीजन में खराब गुणवत्ता वाला पनीर बाजार में बिक रहा है, जिसके बाद खाद्य विभाग ने कुछ डेयरी से सैंपल भी लिए थे और सैंपल लेने के बाद पनीर फैक्ट्री की जानकारी पर एसडीएम की टीम ने खाद्य विभाग के साथ पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की। फिलहाल पनीर के सैंपल लैब में टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। भिलाई 3 एसडीएम श्री महेश राजपूत सर के द्वारा दूरभाष से प्राप्त सूचना के आधार पे हम खाद्य औषधि प्रशासन दुर्ग की टीम की ओर से यहाँ मौके पर उपस्थित हुए हैं, जहाँ पे पनीर निर्माण कर विक्रय किया जाना प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें निर्माण की काम देखने वाले व्यक्ति श्री अतुल शुक्ला द्वारा बताया गया कि यहाँ पनीर निर्माण कर विक्रय कुछ चीज़ें यहाँ पे नकली होना प्रतीत हो रहा है। तेल और पाउडर जो कि पाया गया जिसके द्वारा निर्मित पनीर का नमूना लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। यहाँ से जांच रिपोर्ट प्राप्ति के उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। कल रात को मीडिया के माध्यम से जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि कुमारी स्थित जो धागा फैक्ट्री है वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जो है नकली पनीर बनाया जा रहा है। तो सूचना मिलने के बाद जो है दल के साथ उपस्थित हुए थे। रात को मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के बाद प्रथम दृष्टया जो है अमानक स्तर का प्रतीत होने के कारण से इसकी सप्लाई मार्केट में ना हो पाई, इस उद्देश्य से जो है इसको सील किया गया था। अभी फूड सेफ्टी के अधिकारी आए हुए जो इस पर कार्रवाई विधिवत जारी कर दिए हैं। भिलाई 3 एसडीएम श्री भानु प्रतापपुर विकासखंड के फरसकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया, जहां भानु प्रतापपुर अधिकारियों की लापरवाही के कारण भारी अव्यवस्था देखी गई। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान काफी अव्यवस्था देखी गई, जिसको लेकर कांकेर सांसद भोजराज नाग काफी नाराज हुए और सांसद ने बेमन से फीता काटा। उनके बैठने के स्थान पर ना पीने का पानी की व्यवस्था थी और ना ही बच्चों के लिए। इतना ही नहीं,
प्रशासन ने इस वर्चुअल कार्यक्रम की जानकारी पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों तक नहीं दी। सांसद है तो ये बोले कि मूलभूत सुविधा की मैंने यहाँ पे व्यवस्था नहीं है और आप लोग यहाँ का उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं, बिजली का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। मैं जिस टेबल पे बैठा था वहाँ पे एक बोतल पानी नहीं रखाया गया है, तो ऐसे हालात में आप लोग उद्घाटन वगैरह करा रहे हैं। बहुत पेचीदा वर्क हो रहा है आपका, ये बहुत हड़बड़ी और जल्दबाजी में कर रहा था। तो ऐसे व्यवस्था बदहाल था और हम लोग के हिसाब से हम भी इतना बड़ा मंत्री जी का जो सौगात दिए हैं यहाँ प्रधानमंत्री जी, आवासीय एकलव्य विद्यालय, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के जो भी आदिवासी बच्चे उनको अच्छा शिक्षा मिले, ऐसा इस उद्देश्य से हम यहाँ पे आज उनका उद्घाटन है वर्चुअल बोल के आए थे। लेकिन देखे तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं, न चाय की व्यवस्था नहीं, न किसी को नाश्ता के लिए कोई व्यवस्था नहीं, न किसी को पूछ नहीं रहे। छोटे छोटे गांव के बच्चे भी आए हैं, वो भी भूखे हैं। इस प्रकार के आधा अधूरा व्यवस्था है। मुंगेली जिले के खोड़िया में जनजातीय गौरव दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनके संघर्षों को याद किया गया। बता दें कि कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और देशवासियों को बधाई दी। साथ ही खोड़िया में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रहे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे महान जननायक थे, जिन्होंने आदिवासी समुदाय को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जागरूक किया और उन्हें अपने हक के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के सभी जिलों में विश्व जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हमने मनाया है। खुड़िया में मुंगेली जिले का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। अलग अलग विभागों के स्टॉल लगे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ लोगों को मिले और आदिवासी समाज के प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान भी हमने किया है। भगवान बिरसा मुंडा की फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।